कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गरीब की थाली। मिर्जापुर नाम के गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दाल चावल गेहूं का व्यापार करते थे। दोनों में गुड्डू बड़ा ही लालची था और हमेशा अपना माल बढ़ा चढ़ाकर महंगा बेचता था। बबलू हमेशा सही दाम में ही अपना माल बेचता था। वो हमेशा गरीब और बूढ़े लोगों की मदद भी करता था। दोनों हमेशा साथ में ही अपना माल लेकर जाते, लेकिन बबलू का ज्यादा माल बेचा जाता और गुड्डू का हमेशा की तरह कम। अरे बबलू, हम दोनों का अनाज तो एक जैसा है, फिर भी तुम्हारा सारा माल खत्म हो जाता है और मेरा हमेशा बच जाता है। गुड्डू भाई, तुम हमेशा तुम्हारा अनाज बहुत महंगे दाम में बेचते हो। ज्यादा महंगा अनाज बेचोगे तो तुम्हारा सारा अनाज कैसे बेचा जाएगा? अरे बबलू, दिन रात हम लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो दाम तो अच्छा मिलना ही चाहिए ना। हाँ, लेकिन मूल भाव से ज्यादा कीमत कौन देगा? गुड्डू भाई, गरीब लोग कैसे इतने पैसे चुकाएंगे? हाँ बबलू, तू रहने दे, तू मुझे मत सिखा, चल तेरा काम कर। ऐसा कहकर दोनों एक गांव में जाकर उस गांव के दो हिस्से कर लेते हैं और अलग अलग दिशाओं में अपना अपना अनाज बेचने की कोशिश करते हैं। गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, चलो चलो गांव वालों, जल्दी जल्दी से ले लो, खास आपके लिए। ऐसे आवाज लगाते हुए गुड्डू लोगों को अपना अनाज लेने के लिए आकर्षित करता है। तभी एक राहगीर गुड्डू से बोलता है, अरे भाई, जरा गेहूं का दाम बताओ तो मुझे। 4 सिक्कों का 1 नाप मिलेगा जनाब। अरे भाई, बाकी जगह तो 3 सिक्कों में ही मिलता है, आप बहुत महंगा बेच रहे हो। जी, आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, कुछ वक्त के बाद तो आप मुफ्त में मांगने लगोगे। इतना सस्ता भला कौन बेचता है? जाइए यहाँ से, बिना मतलब का वक्त खराब कर दिया। गुड्डू फिर से अनाज की थैली अपने कंधों पर उठाकर आगे चल पड़ता है। गुड्डू की आवाज सुन दूर खड़ी एक गरीब बूढ़ी दादी माँ अपने घर के अंदर जाकर अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, बाहर गेहूं और चावल बेचने वाला आया है। अपने घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है, थोड़ा अनाज तो ले लो, नहीं तो कल से हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। वो हमें किस चीज के बदले अनाज देगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कल से अपना गुजारा कैसे होगा? जी, हमारे घर में आपके पिताजी की एक बहुत पुरानी थाली है, शायद ही उसके बदले हमें थोड़ा सा अनाज मिल जाए। तब तक हमारा बेटा भी शहर से लौट आएगा, उतने दिनों तक का गुजारा करने लायक ही सही कुछ अनाज हमें मिले तो भी बहुत है। ठीक है, चलो उससे बात करके देखते हैं। दादाजी घर के सामने से जा रहे गुड्डू को बुला लेते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस पुरानी थाली के। क्या तुम इस थाली के बदले में कुछ अनाज दोगे बेटा? बहुत मेहरबानी होगी। गुड्डू वो मैली खराब थाली देखता है और बोलता है, अरे बाबा जी, इस थाली के बदले तो एक मुट्ठी भी अनाज नहीं आएगा। कितनी मैली और पुरानी थाली है, ये मेरे किसी काम की नहीं, फिर भी एक बार देख लेता हूँ। गुड्डू उस थाली को पीछे से थोड़ा घिसकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो तो सोने की थाली है। उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि इससे तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, और अगर ये थाली मुझे मुफ्त में मिल सकती है तो अपना अनाज जाया क्यों करूं? अरे नहीं नहीं, ये तो एकदम बेकार और जंग लगी हुई थाली है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, ये मेरे किसी काम की नहीं। ऐसा बोलकर गुड्डू उस थाली को दादी के सामने फेंक देता है और वहां से चला जाता है। बेचारे दोनों बूढ़े दादा दादी घर के सामने ही निराश और मायूस होकर बैठ जाते हैं और भगवान को याद करते हैं कि अब उनका गुजारा कैसे होगा। थोड़ी देर बाद बबलू वहां से अनाज की बोरी कंधों पर लेकर पुकारता हुआ आता है। बबलू की नजर उदास और निराश बैठे दादा और दादी पर पड़ती है और बबलू उनके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ दादी जी, आप ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ समस्या है तो आप मुझे बता सकती हो, मैं जितना हो सके आपकी मदद कर दूंगा। बेटा, तुम एक भले आदमी लगते हो। हमारे घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है और हमारे पास के सारे पैसे भी। अब जब तक हमारा बेटा शहर से नहीं लौट कर आता, हमारा गुजारा कैसे होगा? हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो दादी जी, मैं आपको अनाज दे देता हूँ। बोलो कितना चाहिए आपको? नहीं बेटा, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। हमारे पास एक पुरानी थाली है, क्या तुम उसके बदले में हमें कुछ अनाज दे सकते हो? अच्छा ठीक है दादी जी,
जैसा आप ठीक समझे, मैं खरीद लूंगा उस थाली को। दादी वो पुरानी थाली बबलू को देती है। वैसे बबलू को तो उनकी मदद करनी ही थी, फिर भी बबलू दादी की तसल्ली के लिए वो थाली लेता है और थोड़ी घिस कर देखता है। बबलू को पता लगता है कि ये तो सोने की थाली है। अरे दादी जी, ये तो सोने की थाली है, लेकिन इसे खरीदने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अरे बेटा, थोड़ी देर पहले एक आदमी तो इसे बेकार कहकर फेंक कर चला गया, और तुम तो हमें बिना थाली देके ही अनाज देने को तैयार हो गए थे। तुम भले आदमी हो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो हमें दे दो। दादी जी, ये सारा अनाज और मेरे पास जितने पैसे हैं वो सब आप रख लीजिए। मैं बस थोड़े से पैसे घर जाने के लिए रखता हूँ। बबलू अपने पास का सारा अनाज और पैसे उन दोनों को दे देता है और बस थोड़े से पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर गुड्डू अमीर बनने के सपने देखता हुआ फिर से वह दादी और दादा के पास आता है और उनसे बोलता है, दादी जी चलो, मैं कुछ अनाज तुम्हें दे देता हूँ उस थाली के बदले। लाओ, कहाँ है वो थाली? बेटा, जिस थाली को तुमने बेकार कहा था वो सोने की थाली थी। किसी ने वो हमें अच्छे दाम देकर खरीद ली। गुड्डू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने थोड़े से अनाज के लिए लालच में आकर किस्मत से हाथ में आई उस सोने की थाली को गवा दिया था। उधर बबलू वो थाली बेचकर उन पैसों से आराम की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए और हर हालत में ईमानदारी से जीना चाहिए। हमारी सच्चाई और ईमानदारी ही हमारा हर वक्त साथ देती है। जमशेदपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी औरत जानकी रहा करती थी। उसको 3 लड़कियां थी। पहली का नाम था दिशा, दूसरी का नाम था जिया और तीसरी का नाम था गीता। जानकी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी गीता से वो नफरत किया करती थी, क्योंकि उसका जन्म होने के बाद उसके पिताजी गुजर गए थे और उनके कमाने का जरिया भी खत्म हो गया था। जानकी उसे बहुत भला बुरा कहती, मगर गीता अपनी माँ होने के कारण उसे उल्टा जवाब नहीं देती थी। जानकी गीता को झूठा खाना दिया करती थी, उसे फटे पुराने कपड़े दिया करती थी। उसकी बहनें भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करती थी। इन सब के कारण गीता बहुत उदास थी, मगर वो कुछ नहीं बोलती थी। अरे दिशा, जिया, जरा फल भी खाया करो, कैसी हो गई हो? ये सब गीता कोने में खड़ी देख लेती है। वो मन ही मन बहुत उदास हो जाती है और बाहर जाके रोने लगती है। तभी जानकी उसे आवाज लगाती है, अरे ओ गीता, कहाँ मर गई तुम? ये काम कौन करेगा? चल उठा ये प्लेट और ले जा। वो झूठे फल देख गीता रोने लगती है और वो सारे फल पंछियों को डाल देती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। भरपेट खाना ना मिलने की वजह से गीता की तबीयत भूख के मारे खराब हो जाती है, मगर घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं। एक दिन वो हमेशा की तरह अपने काम कर रही थी। तभी हम ये चिकन के सारे पीस खा लेते हैं और बचा हुआ उस गीता के लिए रख देते हैं। ये सही बात है, ऐसा ही करेंगे, चलो। ऐसा बोल के दिशा और जिया वहाँ से चली जाती है। तब गीता वहाँ आती है और मेज पर पड़े चिकन के खाए हुए पीस देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी वो खाने की इच्छा भी नहीं होती। वो सारा खाना एक प्लेट में निकालकर अपने घर के बाहर कुत्तों को खिला देती है। वो एक बड़ी पहाड़ी पर चली जाती है और जाते समय अपने हाथ में एक लकड़ी की काठी लेकर जाती है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो एक जगह बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत देर हो जाने के बाद उसे वहाँ से एक आवाज आती है, गीता, गीता, मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? कौन हो आप? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं जादुई दादी हूँ। मेरे पास जादू है। मैं मेरे जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है बताओ? जादुई दादी, मेरे घर में माँ और 2 बहनें रहती है। वो मुझसे सौतेलों सा व्यवहार करती है। मैं उनके लिए उनके सारे काम करती हूँ, फिर भी मुझसे वो ऐसा व्यवहार करती है। मैं क्या करूँ? मुझे हमेशा झूठा खाने को देती है। आज भी मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम यहाँ पहाड़ी पर आई थी, तब तुम हाथ में क्या लेकर आई हो? बताओ जरा। मैं हाथ में एक लकड़ी लेकर आई हूँ अपने संरक्षण के लिए। बाकी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है वो हमेशा की तरह लग रही है क्या? देखो जरा। हाँ दादी, आज थोड़ी अलग सी लग रही है, मगर इससे क्या होगा? मुझे खाना तो नहीं मिलेगा ना? गीता, इस छड़ी से तुम बोलो, हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो। तब ये छड़ी एक मेज में परिवर्तित हो जाएगी और तुम जो खाना चाहती हो वो मंगवा सकती हो। सच में दादी ऐसा होगा? करके तो देखो। गीता अब उस छड़ी से कहती है, हे जादुई छड़ी, मुझे अभी के अभी चिकन बिरयानी और कुछ मीठे पकवान चाहिए। तभी वो छड़ी एक मेज में बदल जाती है और उसे जो चाहिए वो पकवान वहाँ आ जाते हैं।
गीता उस खाने पर टूट पड़ती है और सारा खाना खा डालती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी दादी को धन्यवाद देती है। धन्यवाद दादी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी और कुछ भी चाहिए तो इस छड़ी से मांग लेना, ठीक है? अब दादी गायब हो जाती है और गीता वो जादुई छड़ी लेकर घर आती है। अब गीता बहुत खुश रहने लगी और उसे खाना खाने की भी कोई चिंता नहीं थी। अब उसके बहनों के प्लेट का खाना वैसे ही रहने लगा। ये बात दिशा और जिया के नजर से छुप नहीं पाई। अरे दिशा, ये गीता खाना क्या खाती है? प्लेट में हम जो छोड़ देते हैं वो वैसे का वैसा ही रहता है। हाँ, अगर ये घर का खाना नहीं खाती तो खाती क्या है? चलो हम उसका पीछा करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ जाती है और क्या करती है। जिया और दिशा अगले दिन गीता का पीछा करती है। गीता छड़ी लेकर उस पहाड़ी पर जाती है। वो दोनों उसके पीछे पीछे चली जाती है। अरे जिया, ये गीता पहाड़ी पर क्यों जा रही है? क्या पता, देखते हैं, चलो। जिया और दिशा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और गीता को देखने लगती है। गीता अपने हाथ में वो छड़ी लेकर बोलती है, हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो, मेरे मनपसंद पकवान मुझे चाहिए। अब वहाँ एक मेज तैयार हो जाती है और मेज पर तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। गीता उस मेज पर बैठकर खाना खाने लगती है। तभी दिशा जिया से कहती है, अरे ये गीता के पास क्या जादुई छड़ी है क्या? अरे ये तो सच में जादुई छड़ी है। ये गीता की बच्ची यहाँ खाना खाती है, इसलिए घर का खाना नहीं खाती। चलो ये बात हम माँ को बताएंगे, चलो। दोनों बहनें घर जाकर अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। अरे माँ, उस गीता के पास एक जादुई छड़ी है, वो छड़ी जो मांगो वो देती है। हाँ माँ, सच में, हमने हमारी आंखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बात है, इसीलिए ये कलमुही घर का खाना नहीं खाती है। आने दो इसे, आज देखती हूँ। जानकी गीता का इंतजार करती है। जब गीता घर आती है, अरे ओ गीता, कहाँ चली गई थी? आने में बड़ी देर कर दी। माँ, मैं उस पहाड़ी पे गई थी, वहाँ मेरा मन लगता है, इसीलिए वहाँ जाती हूँ, बाकी कुछ नहीं है माँ। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई हो, अपने माँ से झूठ बोलने लगी हो। मुझे सब पता है कि तुम क्या करती हो, झूठ बोल रही हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रही तो इस छड़ी का तुम क्या करती हो? पहाड़ी पे जाते समय मेरे संरक्षण के लिए मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अच्छा, तो दो ये छड़ी, इसे मैं मेरे पास रखती हूँ। ऐसा कह के जानकी वो छड़ी गीता से छीन लेती है और जानकी उस छड़ी के 2 टुकड़े कर देती है। वो टुकड़े वो गीता को देती है। ये देख गीता बहुत रोने लगती है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्योंकि ये जादुई छड़ी है जो तुम्हें खाना देती है, इसीलिए मैंने इसे तोड़ा। अब गीता फूट फूट के रोने लगती है। वो टूटी छड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पुराने दिन वापस आ जाते हैं। उसे खाने के लाले पड़ते हैं। अब वो पहले की तरह ही भूखी रहने लगी थी। एक दिन वो फिर से उस पहाड़ी पर चली जाती है और वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत देर हो जाती है। उस पहाड़ी पर बहुत बड़ा प्रकाश छा जाता है और वहां वो जादुई दादी वापस आ जाती है। क्या हुआ गीता, आज फिर से यहाँ फूट फूट कर रो रही हो? दादी, मेरी ये जादुई छड़ी मेरी माँ ने तोड़ डाली है। अब मेरी हालत पहले जैसी ही हो गई है, मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ? मेरी प्यारी गीता, तुम चिंता क्यों करती हो? ये अभी भी जादुई छड़ी ही है। तुम अब इस जादुई छड़ी के टुकड़ों को जहाँ तुम हमेशा जाती हो वहाँ जमीन में गाड़ दो, फिर देखो चमत्कार। अब तुम घर जाओ। जादुई दादी, ये सब मेरे साथ कब तक चलेगा? बेटी, मैंने जो कहा है वो करो, तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएगी। चलो, मैं चलती हूँ। दादी वहां से गायब हो जाती है और गीता वहां से चली जाती है। गीता अपने घर आकर अपने आंगन में चुपके से उस छड़ी के टुकड़े गाड़ देती है। अगले दिन वो बाग में जाकर देखती है तो उस छड़ी की जगह एक छोटा सा पौधा उगाता है। वो उस पौधे का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में वो पौधा एक पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। उसे देख गीता बहुत खुश हो जाती है। जानकी और उसकी 2 बेटियों की भी नजर उस पौधे पर पड़ती है और वो आश्चर्यचकित होती है। अरे दिशा, जिया, ये देखो, ये पेड़ चमत्कारी पेड़ है। इसके पत्ते चांदी के और फल सोने के हैं। जरा देखो तो। हाँ, सच में माँ, ये तो अद्भुत पेड़ है। चलो हम उसे वहाँ जाकर देखते हैं। जानकी, दिशा और जिया वहाँ चली जाती है और उस पेड़ के फल तोड़ने की कोशिश करती है। मगर वो जब भी उस पेड़ के पास चली जाती, उस पेड़ की टहनियाँ ऊपर हो जाती
और उनके हाथ उस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं आता था। अब वो तीनों माँ बेटी थक जाती है। तभी गीता वहां आती है। वो उस पेड़ के पास जाकर उसे प्रणाम करती है और उसके फल तोड़ने लगती है। तभी पेड़ की शाखाएं और भी नीचे आती है और गीता उसके कुछ सोने के फल तोड़ लेती है। वो अपनी माँ को देती है, फिर भी उसकी माँ खुश नहीं होती। तभी उन्हें दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। माँ अपनी बेटियों से कहती है, दिशा और जिया, इस रास्ते से राजकुमार आ रहे हैं, तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। और गीता, तुम उस झाड़ियों में छुप जाओ, जल्दी करो। क्यों माँ? ज्यादा बातें मत करो, जितना कहा है उतना ही करो। जाओ जल्दी उस झाड़ियों में जाके छुप जाओ। गीता झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और दिशा और जिया तैयार होकर वहां खड़ी रहती है। वहां वो नौजवान राजकुमार आता है और उस पेड़ को देखकर रुक जाता है। ये सुनहरे फल लगा हुआ पेड़ और चांदी के पत्तों वाला पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है। जी राजकुमार, ये पेड़ हमारा है, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं मेरी राजकुमारी की तलाश में हर प्रदेश ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक वो मिली नहीं। राजकुमार, आपको मेरी लड़कियाँ नहीं पसंद आई क्या? ये लड़कियाँ और मेरे लायक? मुझे तो खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। वैसे आप मुझे इस पेड़ की एक टहनी तोड़कर देंगी क्या? जी नहीं राजकुमार, हम इस पेड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है और जानकी अपनी बेटियों को भला बुरा कहने लगती है। तभी गीता वहां आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, वो कौन थे? तू तो चुप ही कर, मनहूस कहीं की। तुम्हारा मुंह देखा ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। गीता की आंखों से आंसू बाहर निकल आते हैं। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। सब लोग वहां से जाने के बाद उस पेड़ से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, रो मत, चलो आंसू पोंछो। कौन है? मैं तुम्हारी जादुई दादी, मैं इस पेड़ में हूँ। अरे बेटी, ऐसे निराश नहीं होते, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गीता अब सारी घटना विस्तार से बताती है और कहती है, दादी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? आज मुझे पहली बार एक राजकुमार पसंद आया था और वो भी मेरे नसीब में नहीं है। अरे बेटी, मायूस मत हो। तुम ऐसा करो कि रात के समय तुम अकेले यहाँ इस पेड़ के पास आ जाओ। बाद में मैं जैसा बताऊंगी वैसा ही करो। गीता अपने आंसू पोंछकर अपने घर चली जाती है। गीता घर के सारे काम पूरे करके अपने कमरे में सोने जाती है और रात होने का इंतजार करती है। जब रात हो जाती है तब गीता उस पेड़ के पास चली जाती है। उस पेड़ में से अब दादी की आवाज आने लगती है, आओ बेटी गीता, अब तुम मेरे पेड़ की एक टहनी तोड़ो और इस पेड़ के सामने आके खड़ी हो जाओ। पेड़ को हाथ लगाते ही उसके कपड़े मलमल के बन जाते हैं और उसके पोशाक पर हीरे लग जाते हैं। गीता अब उस रूप में बहुत सुंदर लगती है। गीता, अब तुम इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ो और देखो क्या होता है। पत्ता तोड़ते ही वो पत्ता बहुत बड़ा बन जाता है और दादी गीता से कहती है, गीता, अब तुम इस पत्ते पर बैठ जाओ। ये पत्ता तुम्हें तुम्हारे राजकुमार के पास ले जाएगा और तुम उसे ये टहनी दिखा दो। गीता बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। तब गीता उस चांदी के पत्ते पर बैठकर राजमहल में राजकुमार के कक्ष के पास खड़ी हो जाती है और उसे आवाज लगाती है, राजकुमार, राजकुमार, तुम कहाँ हो? देखो, मैं आ गई। राजकुमार अपने कक्ष से बाहर आ जाता है और वो गीता को देखते ही रहता है। राजकुमार, मैं आपके लिए ये सुनहरे पेड़ की टहनी तोड़ लाई हूँ। क्या बात है! हे सुंदर लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब गीता बहुत रोने लगती है और अपनी सारी कहानी राजकुमार को बताती है। चिंता मत करो मेरी प्रिय, तुम्हारी माँ और बहनों को मैं कल ही कारावास में डाल दूंगा। नहीं राजकुमार, आप क्रोधित मत होइए। वो मेरी माँ और बहनें हैं, इसीलिए आप उन्हें छोड़ दीजिए। वो मेरा अतीत था और मेरा आज आप हो मेरे राजकुमार। दोनों शादी कर लेते हैं और गीता राज्य की महारानी बन जाती है। गीता अपने राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक श्रीरामपुर नाम के गांव में धोंडीबा नाम का किसान रहता था। वो अपनी धरती की खूब सेवा करता था। वो और उसकी पत्नी खेतों में बहुत मेहनत किया करते थे। पूरे गांव में वो बापू नाम से जाना जाता था। धरती माँ भी उस पर बहुत खुश थी। उसके खेतों में सोने जैसी खूब फसल आया करती थी। गांव के लोग उसकी बहुत स्तुति किया करते थे। कितना अच्छा है बापू, मगर भगवान भी देखो कैसे करता है। जिसको चाहिए उसको संतान नहीं देता और जिसे नहीं चाहिए उसे ढेर सारी संतानें देता है। अजब न्याय है भगवान का। हमें कोई संतान नहीं है, इसलिए आप दुखी रहते हो ना? मैं क्या सोचती हूँ पता है? क्या सोचती हो? अजी, धरती माँ ने उसकी सेवा के लिए हमें चुना होगा, क्योंकि अगर हमें बच्चे हो गए तो उसकी तरफ हम कम ध्यान देंगे। इसीलिए हमें बच्चे नहीं है।
हम हमारे खेतों का पालन पोषण अपनी बच्चों की तरह ही करेंगे। पार्वती और बापू खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन खेतों में जाकर अपनी जमीन अच्छी तरह से जोतते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। उन दोनों पति पत्नियों को कोई संतान नहीं थी। ऐसे ही एक दिन पार्वती को पता चलता है कि वो पेट से है। उसकी तबीयत दिन ब दिन बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन ये बात उसने अपने पति को नहीं बताई थी। वो अब दिन भर खुश रहा करती थी और इसी वजह से उसके पति को अच्छी लगने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ पार्वती, दिन ब दिन बहुत मोटी हो रही हो, क्या बात है? अजी कुछ नहीं, वो अरे बोलो भी। आप पिताजी बनने वाले हो, इसलिए मेरा रंग निखरा हुआ है और मेरी तबीयत भी अच्छी हो गई है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ सच। अजी मुझे हदगिया की फूलों की सब्जी खानी है, आप वो फूल लेकर आओगे? अरे क्यों नहीं, कल ही खेतों से लौटते समय हदगिया के फूल लेकर आऊंगा, ठीक है? हाँ चलेगा। बापू अगले दिन पार्वती के लिए हदगिया के फूल ढूंढते ढूंढते पूरा गांव घूमता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलते। अब वो वन में जाने के बारे में सोचता है और वन में चला जाता है, लेकिन वहां भी उसे वो फूल नहीं मिलते। ऐसे ही वन में वो चल रहा था, तभी उसके आंखों के सामने उसे एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक हिरन के साथ एक मुर्गा चल रहा है और साथ ही में एक चिड़िया भी। ये कैसे हो सकता है, हिरन के साथ मुर्गा और चिड़िया? बापू ये सारा दृश्य देखते ही रह गया। तभी वो हिरन उसके सामने आया और उससे बातें करने लगा। अरे क्या देख रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, आपके साथ अलग अलग प्राणी देख के मैं हैरान हूँ। किसान दोस्त, यहाँ कैसे आना हुआ? हदगिया का पेट ढूंढ रहा हूँ, खेतों में नहीं मिला तो सोचा इस जंगल में आके मिल जाएगा हिरन काका। आप मुझे काका मत बुलाइए, मैं आपके दामाद जैसा हूँ। अच्छा ठीक है, मगर मुझे लड़की ही नहीं है तो तुम दामाद कैसे हुए? अरे बापू अब नहीं, मगर 4-5 महीनों में तुम बाप बनने वाले हो। हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। जब बेटी होगी तो आप मुझे दोगे और बेटा हुआ तो आप रख लेना। अगर ये शर्त मंजूर है तो बताओ, मैं फूल ला कर देता हूँ। चलेगा, आप ला के दे दो। अब बापू के पास दूसरा कोई पर्याय नहीं था, उसने हाँ कर दी। अब वो हिरन उसे जंगल में बहुत दूर तक ले जाता है और उसके हाथ की बड़ी सी बैग में हदगिया के फूल भर के देता है। बापू वो थैली लेकर घर आता है और मन ही मन लड़का हो ऐसी दुआ करता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और पार्वती को कुछ महीनों बाद एक सुंदर लड़की होती है। ये खबर हिरन तक पहुंच गई और ऐसे ही एक दिन हिरन उनके दरवाजे पर आ टपका। आपको लड़की हुई और आपके वादे के मुताबिक आपको ये लड़की मुझे देनी होगी। आज मैं उसे लेने आया हूँ। अरे हिरन, मुझे कुछ समय दो अपनी बेटी के साथ। अपनी बेटी के साथ कुछ पल रहने दो। इतने दिनों बाद मेरे घर में कोई बच्चा हुआ है और तुम अभी उसे लेके जाने की बात कर रहे हो। जब बड़ी हो जाएगी तब तुम लेकर जाना। ठीक है, मगर बड़ी हो जाने के बाद उसे मैं ही ले जाऊंगा। बापू निश्चिंत हो जाता है और अपनी बेटी के साथ बहुत मजे से रहने लगता है। उसकी बेटी मेघा अब बड़ी हो गई। उसने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। फिर बहुत दिनों के बाद वही हिरन उनके घर वापस आता है, लेकिन इस बार भी बापू हिरन को देख के कोई ना कोई बहाना बना ही लेता है। ससुर जी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आपको आपकी लड़की मुझे देनी ही होगी। अरे हाँ, दे दूंगा, मगर ऐसे कैसे दे दूं? तुम परसों आओ, मैं पंडित जी को बुलाकर तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, फिर तुम उसे लेकर जाओ। हिरन खुशी खुशी अपने वन में लौट जाता है और बापू के दिमाग में एक युक्ति आती है। वो पार्वती से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मेघा को उसकी नानी के घर छोड़ाता हूँ। इससे मेघा का पता उस हिरन को नहीं चलेगा और हमारी मेघा हमारे ही पास रहेगी। चलेगा, ऐसा ही करेंगे। आप उसे उसके नानी के घर छोड़ के आ जाओ। बापू अगले ही दिन अपनी लड़की को लेके सुबह सुबह निकल पड़ता है। रास्ते में उन दोनों को बहुत घना जंगल लगता है। चलते चलते दोनों बहुत थक गए थे। थक कर वो एक जगह बैठ जाते हैं और तभी मेघा की नजर एक सुंदर बाग पर पड़ती है और वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, क्या मैं वो बाग में से कुछ सुंदर फूल लेकर आऊं? बापू बेटी की कोई बात नहीं टालता था। हाँ हाँ जाओ, मगर जल्दी आना फूल लेकर। हाँ पिताजी, जल्द ही लौटूंगी। अब मेघा फूल तोड़ने में व्यस्त हो जाती है और अपनी ही धुन में चलते चलते उस बाग के बहुत अंदर तक चली जाती है। वहां उसे एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। वो गुफा के अंदर जाती है। गुफा के अंदर उसे एक हिरन दिखाई देता है। अब वो उस हिरन के पीछे पीछे चलने लगती है। ये सब हिरन ने बिछाया हुआ जाल था। अब मेघा हिरन के पीछे पीछे एक राजमहल में चली गई। इधर बापू अपनी लड़की को ढूंढते ही रहे। बहुत समय हो गया, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। अब उन्हें चिंता होने लगी। उस हिरन का एक छोटा सा राज्य था जिसमें कुछ सूबेदार थे। हिरन यहाँ का प्रधानमंत्री था और उस राज्य के राजा थे महासंभार। उनकी जनता भी बहुत थोड़ी सी ही थी,
एक डायन की श्राप की वजह से वहाँ के सभी इंसान प्राणी बन गए थे। वो मुर्गा हिरन का मंत्री था और वो चिड़िया उसकी दासी थी। हिरन का राजमहल बहुत सुंदर था। अब हिरन और मेघा उनके राजमहल में आए। चलो मैं तुम्हें एक अजूबा दिखाता हूँ। और कौन सा अजूबा देखने का बाकी है? हिरन अपने कपड़े उतारता है और अचानक एक सुंदर युवक में बदल जाता है। मेघा उसे देखती ही रहती है। तुम तो मनुष्य हो हमारे जैसे। हम आपके जैसे ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमें 4 पैर है और आपको 2 पैर है। मगर आप तो मनुष्य हो, फिर आप ये हिरन का भेष बनाकर क्यों घूमते हो? हमारे गांव में एक डायन है, उसके श्राप से हम सारे लोग प्राणियों में परिवर्तित हो गए हैं और जब तक वो जिंदा है तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। अब मेघा हिरन के साथ उसी महल में रहने लगी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन हिरन कुछ काम से बहुत दिनों के लिए बाहर जाने वाला था और मेघा घर पे अकेली रहने वाली थी। ऐसे ही एक दिन उनके महल के दरवाजे पर कोई ठकठकाने लगा। बाहर हिरन होगा ये सोचकर मेघा ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि बाहर एक बूढ़ी औरत एक लड़की के साथ आई हुई है। आप कौन है और यहाँ क्यों आई है? मैं हिरन की मौसी हूँ और ये मेरी बेटी है। अब वो बूढ़ी औरत और वो लड़की महल में रहने लगी। मेघा उन दोनों की बहुत सेवा करती थी, मगर उस बूढ़ी औरत की और उस लड़की की एक खासियत थी। जब मेघा सो जाए तब वो छुपके से खाना खाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात मेघा को प्यास लगती है और पानी पीने के लिए वो अपने कमरे से बाहर आती है। वो रसोई घर में जाकर देखती है तो वो बूढ़ी औरत अपने सामने एक बहुत बड़ी थाली लेकर बैठी है जिसमें चावल और मांस के बहुत टुकड़े हैं और वो उसे इस तरह से खा रही है जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। ये सब देखकर मेघा बहुत डर जाती है। इस लड़की को कल हम भूनकर फ्राई करके खा लेंगे। हाँ, कल तो अच्छी मेजबानी मिलेगी ना। मेघा उनकी ये बातें सुन लेती है और वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। ये बुढ़ी मौसी हिरन की मौसी नहीं, ये तो वो शाप देने वाली डायन है जो कि अब मुझे खा डालेगी। अब मैं क्या करूँ? अगले दिन वो बूढ़ी औरत कुछ काम से बाहर जाने वाली होती है और वो उस छोटी लड़की को घर पर ही छोड़कर जाती है। इस लड़की पर ध्यान रखना, कहीं भाग ना पाए। याद है ना, इसे फ्राई करके खाना है। हाँ पता है। मेघा ये बातें सुन लेती है और बहुत चालाकी से अपनी चुनरी बाहर डाल देती है। मेघा उस लड़की को वो चुनरी लाने के लिए बाहर भेज देती है। जैसे ही वो लड़की राजमहल के बाहर जाती है, मेघा सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेती है। वो किचन में जाकर उस डायन की थैली देखती है। उस थैली में उसे बहुत सारी जड़ी बूटियां, कुछ बम और कुछ गुड़ियां मिलती है जिन्हें देखकर वो डर जाती है। कुछ ही देर में वो डायन भी वहां आ जाती है और गुस्से से उस छोटी लड़की को ही खा जाती है। मेघा अपने छत पर जाकर ये सब देख लेती है और बहुत डर जाती है। उस डायन की थैली में उसे जो बम मिला था वो बम वो उस नीचे खड़ी डायन पर फेंक देती है। बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो डायन उसी में मर जाती है। अब मेघा महल के एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और 3-4 दिन वहां से बाहर नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दरवाजे पर किसी के ठपठपाने की आवाज आती है। कौन है? अरे मैं हूँ बेटा, तुम्हारा पिता। तुम कोई भी हो, मुझे फंसा नहीं सकते। अरे बेटा मैं हूँ, तुम बाग में खो गई थी ना, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। मेघा घबराते हुए दरवाजा खोलती है और अपने पिता को सामने खड़ा देख उनके गले में पड़ के रोने लगती है। उसके पिता उसे घर लेकर जाते हैं। उस डायन के मरने के बाद वो सारा राज्य मुक्त हो जाता है और सभी प्राणी पूर्ववत मानव के रूप में आ जाते हैं।